हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर 7 इवोल्यूशन। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज द एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जैसा कि हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में जैसे कि हमने सिंथेटिक थ्योरी में पढ़ा कि नेचुरल सिलेक्शन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं आपके, उसके डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है ना, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन हो गया, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन हो गया। तो आज बच्चों हम लोग इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट करते हुए कौन कौन से एग्जांपल्स, और ये एग्जांपल जो है आप लोग के एनसीईआरटी बुक में मेंशन भी है, तो इनको स्टडी करना ध्यान से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। जो पहला एग्जांपल है, दिस इज योर इंडस्ट्रियल मैनरिज्म। तो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म क्या था और ये हमको जो है नेचुरल सिलेक्शन का किस तरह से एग्जांपल देता है, ये हम अब सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो बच्चों, एक जगह था बिर्मिंघम, देयर वाज अ प्लेस नोन एज बिर्मिंघम, और ये जगह था इंग्लैंड में। स्टडी वहीं पर ही हुआ था, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में जगह था जिसका नाम बिर्मिंघम था। तो 19th सेंचुरी से पहले, ओके, बिफोर 19th सेंचुरी, ओके, तो 19th सेंचुरी के पहले यहाँ पर जो है कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर नो इंडस्ट्रीज में लिख दो। कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी यहाँ पर, ठीक है ना। अब कोई भी अगर इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी तो पोल्यूशन नहीं था, सो देयर वाज नो पोल्यूशन, ठीक है। अगर कोई पोल्यूशन नहीं था तो वहां पर लाइकेन ग्रो करता था, और लाइकेन ग्रो होता था तो इसीलिए आपका जो ट्री के बार्क्स हुआ करते थे, कहाँ उगते थे, मेनली जो बड़े बड़े पेड़ होते थे उन पेड़ों के ऊपर उगते थे, उनके बार्क में, ठीक है ना। तो इसीलिए जो पेड़ों का बार्क हुआ करता था, इस लाइकेन के ग्रो होने के कारण उसका कलर क्या था, ग्रे था, क्योंकि पेड़ के ऊपर, वैसे पेड़ का जो आपका छिलका होता है, बाहरी छिलका जिसको बार्क कहते हैं, उसका कलर कुछ डार्क ब्राउन जैसा होता है, लेकिन उसके ऊपर अगर लाइकेन ग्रो करने लगे तो वो बन जाता है आपका ग्रे कलर, ठीक है ना। सो इसके कारण क्या होने लगा, ट्री bark become gray, ठीक है। तो ये कब होता था आपका, 19th सेंचुरी के समय पर, जब कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो इसके कारण कोई पोल्यूशन नहीं था, लाइकेन ग्रो होता था पेड़ों के बार्क पर, और जिसके कारण पेड़ों का जो बार्क होता था, जो बाहरी छिलका था, वो आपका कैसा होने लगा, ग्रे होने लगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लाइकेन ओवर दैट बार्क। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब उस टाइम पे दो मौत के स्पीसीज आपके सरवाइव करते थे, ठीक है ना। इसी टाइम पे जो है दो मौत के स्पीसीज आपके सरवाइव करते थे, और इन मौत के स्पीसीज का दो नाम था। एक एक स्पीसीज था बिस्टन बिटुलेरिया, वन वाज योर बिस्टन बिटुलेरिया, इनका जो कलर था, इनका कलर ग्रे था, दे आर योर ग्रे कलर। और इनका जो नंबर था वो बहुत ज्यादा, देवर इन प्लेंटी। क्यों प्लेंटी था शायद समझ पा रहे होंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और दूसरा जो स्पीसीज था उसको कहते थे बिस्टन कार्बोनेरिया। ध्यान से सुनिएगा लेकिन मेरे बातों को, ठीक है ना। इनका जो कलर हुआ करता था, दे आर योर ब्लैक कलर, और इनकी संख्या कम थी। देखो, सिंपल सा रीजन है कि इनकी संख्या क्यों कम रही होगी, क्योंकि मान लीजिए कि उस टाइम पे कोई भी पोल्यूशन नहीं था, तो जब कोई भी पोल्यूशन नहीं था तो लाइकेन ग्रो होता था, और पेड़ के जो बार्क थे उनका कलर होता था आपका ग्रे कलर। अब ग्रे कलर के ऊपर ही अगर एक ग्रे कलर का मॉथ आके बैठता है, आपका मॉथ मतलब ये बटरफ्लाई नहीं है लेकिन, ठीक है ना, बटरफ्लाई से बड़ा होता है मॉथ,
मैंने समझाया भी था आप लोगों को। तो मॉथ अगर ग्रे कलर के ऊपर बैठता है आके तो ये कैमोफ्लेज कर जाएगा ना बैकग्राउंड के साथ, तो दूर से जो भी उसके शिकारी है, जैसे कि कोई भी बर्ड हो गया, तो वो उसको दूर से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इनका जो है नेचुरली नेचर उनको सिलेक्ट कर रहा था उस समय, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पा रहे थे, इसीलिए जो इनका जो नंबर था वो भी प्लेंटी में था इन बिस्टन बिटुलेरिया का। लेकिन जो बिस्टन कार्बोनेरिया था, इनका कलर कैसा था भाई? ब्लैक कलर था। और ये ब्लैक कलर वाले अगर एक ग्रे कलर के बैकग्राउंड के ऊपर बैठते हैं तो ये हाईलाइट हो जाते हैं ऑब्वियसली, तो दूर से ही इनका जो भी प्रे वगैरह है इनको देख लेता है आपका। और ऑब्वियसली इनका प्रे अगर देख लेता है तो इनका शिकार किया जाता था, तो इनका नंबर इसीलिए क्यों था। लेकिन अब ये सिचुएशन हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहने वाला था। आफ्टर फ्यू इयर्स क्या स्टार्ट हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इट वाज बेस्ड ऑन कोल, क्योंकि उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोयला। तो कोल के ऊपर अगर ये इंडस्ट्रीज काम करती तो क्या होता था? पॉल्यूशन। और अब अगर पॉल्यूशन होता था तो लाइकेन ग्रो नहीं करते थे। और लाइकेन अगर ग्रो नहीं करते थे तो जो ट्री का जो बार्क होगा वो कैसा हो जाएगा? उसका जो नेचुरल कलर है वही हो जाएगा, तो ट्री बार्क कैसा होता था? डार्क हो जाता था। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि नेचर जो है किसको सिलेक्ट करने वाला है, ठीक है ना? तो नेचर जो है अब आपका किसको सिलेक्ट करेगा? नाउ द नेचर विल बी सिलेक्टिंग द बिस्टन कार्बोनेरिया, क्योंकि एक पेड़ है, उस पेड़ का जो कलर है वो कैसा है आपका? अभी डार्क कलर है। अगर डार्क कलर पे ही अगर डार्क कलर का मोथ आपका बैठा होता है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? ये कैमोफ्लेज कट जाएगा बैकग्राउंड के साथ, और जब ये कैमोफ्लेज कट जाएगा बैकग्राउंड के साथ तो उसको कौन नहीं देख पाएगा? यहाँ पर जो उसके प्रे है वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका क्या होने लगा? इनका नंबर तो बढ़ने लगा, ये फ्यू से ज्यादा होने लगे, लेकिन ये जो आपके बिस्टन बिटुलेरिया था इनका नंबर सिग्निफिकेंटली कम होने लगा आपका। इनका नंबर अब क्यों कम होने लगा? क्योंकि एक डार्क कलर के बैकग्राउंड पे जब एक लाइट कलर, एक ग्रे कलर का मॉथ बैठेगा तो अब उसको उसके प्रे जो है दूर से ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और जिसके कारण उनका जो है बार-बार क्या होगा? वहां पर शिकार होगा, तो उनका नंबर सिग्निफिकेंटली कमेगा। तो दिस इज एन वन एग्जांपल ऑफ योर इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, ठीक है ना? ये एग्जांपल है आपका इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, और इसको इंडस्ट्रियल मैनरिज्म इसीलिए कहा जाता है इस एग्जांपल को बच्चों। रीजन ये है क्योंकि इसका रिलेशन इंडस्ट्रीज और जो पिगमेंट इन मॉथ में प्रेजेंट है जो मेलानिन के कारण होता है, तो इसीलिए इस पूरे फिनोमिनन को जो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म नाम दिया गया है। और ये हमको जो है नेचुरल सिलेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझाता है कि जैसे-जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता है, उस तरह से जिन एनिमल्स में जो भी वेरिएशन होता है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएशन क्या-क्या था? एक तो ग्रे कलर था और एक ब्लैक कलर या फिर डार्क कलर एक वेरिएशन था आपका। तो ये वेरिएशन किसी टाइम पे, जैसे कि ये जो आपके बिस्टन कार्बोनेरिया थे, इनके लिए ये वेरिएशन जो था डार्क कलर उस समय के लिए हार्मफुल था, और इनके लिए बेनिफिशियल था आपका बिस्टन बिटुलेरिया के लिए, ठीक है? लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, इनके लिए ये अब जो वेरिएशन क्या हो गए? बेनिफिशियल हो गया और इनके लिए हार्मफुल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन नेचर जो है एनिमल्स को सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर बेनिफिशियल वेरिएशन, जो हम लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज द इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, ठीक है ना? इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल को पढ़ते हैं, जो हमें समझाएगा कि किस तरह से जो है आपका नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जो अगला एग्जांपल है बच्चों, ये हम डिस्कस करने वाले हैं डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो। तो नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो, ठीक है बच्चों? देखो ये जो डीडीटी का जो ये जो केमिकल है डीडीटी, देखो सबसे पहले तो मैं कुछ बातें बताता हूँ, डीडीटी को छोड़ो अभी। मॉस्किटो, मॉस्किटो हमको पता चल चुका है कि ये हार्मफुल है, क्योंकि किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज अ वेक्टर्स। ये वेक्टर की तरह काम करता है, बहुत सारे डिजीजेस को जो है ह्यूमंस में आपका स्प्रेड कराता है, जैसे कि मलेरिया हो गया आपका,
वुचेरिया हो गया आपका, तो ये सारे जो बीमारियां हैं ये लोगों में फैलाता है मॉस्किटो। अगर हम वेक्टर को कम कर दे, इस कैरियर की अगर संख्या को हम घटा दे, तो ह्यूमंस में ऑब्वियसली ये सारे डिजीजेस नहीं होंगे। तो 1940s में केमिकल इंट्रोड्यूस किया गया डीडीटी, इट वाज इंट्रोड्यूस इन द 1940s टू कंट्रोल मॉस्किटो, ठीक है ना। तो 1940 में जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया 1940 टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोस। तो मॉस्किटोस के पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए 1940s में ये डीडीटी जो है इंट्रोड्यूस किया गया, सिंपल एज दैट। 1940s में ये जो डीडीटी था बच्चों, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव था और इसने जो है बहुत सारे मच्छरों के पॉपुलेशन को सिग्निफिकेंटली घटा दिया। लेकिन आज के जमाने में अगर हम बात करें, डीडीटी मच्छरों पे कोई असर नहीं करता। आज के जमाने में डीडीटी मच्छरों पे कोई असर नहीं करता। रीजन क्या है ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मान लो कि ये एक जो है मॉस्किटो, ये सारे गोल गोल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो ये सारे के सारे मॉस्किटोस हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि जो एक पॉपुलेशन होता है उस पॉपुलेशन में वेरिएशन होता है। मान लो कि यहाँ पर कुछ मॉस्किटोस ऐसे हैं, ये बस थोड़े से मॉस्किटोस ऐसे हैं जिनमें आपका क्या था, एक डीडीटी रेजिस्टेंट जीन था। पॉपुलेशन हैज वेरिएशन, क्योंकि एक पॉपुलेशन में बेनिफिशियल जीन भी रहेंगे और हार्मफुल जीन्स भी रहेंगे, ठीक है ना। तो दिस पॉपुलेशन हैज, मॉस्किटो पॉपुलेशन हैज वेरिएशन। और इनमें कैसा वेरिएशन था, दे हैव डीडीटी रेजिस्टेंट जीन। तो इनमें जो है डीडीटी रेजिस्टेंट जीन हुआ करता था, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जब आपका 1940s में ये डीडीटी मॉस्किटोस में दिया गया, तो वो सारे के सारे मॉस्किटो मर गए। देखो अब पहली बात क्या है कि इनमें जो डीडीटी रेजिस्टेंट जीन था वो 1940s के पहले किसी काम का नहीं था। इसको एक बेनिफिशियल जीन नहीं माना जाता था इन मॉस्किटोस में, ठीक है ना, क्योंकि उसके पहले डीडीटी का एक्सपोजर इनको हुआ ही नहीं था आपका। इसीलिए इनके पॉपुलेशन भी कम हुआ करते थे, जिनमें डीडीटी रेजिस्टेंट जीन था इनका पॉपुलेशन भी कम था, क्योंकि उतना ज्यादा बेनिफिशियल वेरिएशन था नहीं है आपका, ठीक है ना। अब लेकिन जब 1940s में लोगों ने डीडीटी यूज करना स्टार्ट कर दिया मॉस्किटोस को किल करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वो सारे के सारे मॉस्किटोस जो है मर गए जिनमें डीडीटी रेजिस्टेंट जीन नहीं था आपका। और ये सारे मॉस्किटो जो है दे सर्वाइव्ड, क्योंकि इनमें जो अब ये डीडीटी रेजिस्टेंट जीन था ये क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया। और सरवाइव के कारण इन्होंने क्या किया, जो इनका जो पॉपुलेशन था, ये पॉपुलेशन इन्होंने दोबारा से क्या कर लिया, अपना बढ़ा दिया। इसीलिए अब जो मॉस्किटो के पॉपुलेशन है वो बाय नेचर दे हैव सिलेक्टेड, नेचर ने उनको जो है उस समय सिलेक्ट किया बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन इन देम, व्हिच वेरिएशन, द प्रेजेंस ऑफ दिस डीडीटी रेजिस्टेंट जीन। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि नहीं नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि देखो पहले ये जो था वेरिएशन जो था डीडीटी रेजिस्टेंट जीन इन मॉस्किटो में, कोई बेनिफिशियल नहीं था, लेकिन कंडीशन ऐसा आया कि डीडीटी का एक्सपोजर हुआ मॉस्किटोस को, और जिसके कारण ये सारे के सारे मॉस्किटोस मर गए जिनमें डीडीटी रेजिस्टेंट जीन नहीं था। बचे वही जिनमें आपका डीडीटी रेजिस्टेंट जीन था, बिकॉज दिस जीन प्रूव टू बी बेनिफिशियल एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो नेचर हैव सिलेक्टेड देम। अब ये जो डीडीटी रेजिस्टेंट वाले मॉस्किटो बचे, तो ये मॉस्किटो अब नेक्स्ट जनरेशन कैसा लाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन वही लाएंगे जिसमें ये बेनिफिशियल जीन हो, बिकॉज दिस विल बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। This is an also an important example of this your natural selection. Okay, मैं क्या समझ गए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग घरों में मॉस्किटो को मारने के लिए जैसे कि कोई भी एक फॉर्मूला यूज करते हो, गुड नाइट हो गया, मॉर्टिन हो गया, ये सारा चीज आप यूज करते हो। अब देखना तो, अगर पहली बार कोई एक ब्रांड, मान लो कि आप जो है गुड नाइट पहली बार यूज कर रहे हो, ठीक है ना, आपने लगाया, मच्छर सारे मर गए, लेकिन आप उसी गुड नाइट को जो है 6 महीने लगातार यूज करो, फिर मॉस्किटो उसी के ऊपर बैठा रहेगा उस गुड नाइट के ऊपर, वो मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितने मॉस्किटो मरने थे उससे वो मर गए सारे के सारे, और वो सारे मॉस्किटो बच गए आपके एरिया में जिन मॉस्किटोस में एक ऐसा वेरिएशन था, एक रेजिस्टेंट जीन था जो उस फार्मूला से बचे। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आया मॉस्किटोस का, वो ही मॉस्किटो है जो इससे रेजिस्टेंट है, इस फार्मूला से, इस गुड नाइट से जो भी रेजिस्टेंट है। इसीलिए जो कंपनीज होती हैं जो मच्छरों को मारने का ये मेडिसिन या फार्मूला प्रिपेयर करती है, वो भी अपने फार्मूला को टाइमली चेंज करते रहते हैं, ताकि उनका फार्मूला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम असरदार रहे, नहीं तो लोग खरीदना बंद कर देंगे आपका, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल।
अब एक और एग्जांपल देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं एक और एग्जांपल आपको बोल, तो अगला जो एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले दैट इज सिकल सेल एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिकल सेल एनीमिया तो आपको पता है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, ओके। और ये सिकल सेल एनीमिया ज्यादातर जिन एरियाज में मलेरिया बहुत ज्यादा होता है वहां पर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो मोस्टली प्रेवलेंट इन द मलेरिया अफेक्टेड रीजन्स। ऐसा क्यों, हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो इट इज मोस्टली प्रेवलेंट इन मॉस्क्यूटो या फिर सॉरी मलेरिया अफेक्टेड एरियाज। क्यों होता है इसका रीजन आपको इसके लास्ट में मिलने वाला है, लेकिन ठीक है ना, अभी मत सोचिए, मैं आपको सारा समझा दूंगा, ठीक है। इसमें होता क्या एक्चुअली आपको पता है, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन होता है, बीटा चेन में आपका क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है इट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ठीक है ना। अब देखो, मान लो कि ह्यूमंस में आरबीसी के शेप को डिटरमाइन करने के लिए ये सारे के सारे जो है आपके एलील है। इसके नॉर्मल वाला मैं बताऊं, अगर एच बी ए एंड एच बी ए, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहां पर जो आरबीसी का शेप होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। दूसरा वाला है एच बी ए एंड एच बी एस, यहां पर आरबीसी का शेप कैसा होगा, सिकल शेप, कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है ना, आरबीसी का शेप। और एक मान लो आपका एच बी एस एंड एच बी एस, यहां पर जो आरबीसी का शेप बहुत ही ज्यादा सिकल शेप हो गया, ओवर सिकल शेप आप लोग कह लो, कुछ इस तरह का हो गया, मतलब मोर सिकल्ड शेप, इस तरह से, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, ये सारे जीन्स ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल आरबीसी है, तो नॉर्मल आरबीसी के अंदर क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन भी आपका नॉर्मल रहेगा, इसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगा वो भी नॉर्मल होगा, तो ये आदमी जो है आराम से सरवाइव कर लेगा। जिनका सिकल शेप होता है उनका आरबीसी का शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है आपका, ठीक है ना। इसमें जो 50% हीमोग्लोबिन जो है आपका क्या होता है, 50% हीमोग्लोबिन ही सही होता है और इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होता है एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ द नॉर्मल, ओके। और अगर हम ये आदमी भी आपका सरवाइव कर जाता है, लेकिन ठीक है ना। और यहाँ पर बात करेंगे जिसका एच और एच कंडीशन में है, उसमें जिसके दोनों ही जो है एलील में दोनों ही जीन खराब है, तो वो पर्सन क्या होगा आपका, उसका मोर सिकल सेप है। यहाँ पर सारा का सारा जो है हीमोग्लोबिन उसका खराब होगा, उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जीरो होगा, और ये जो आदमी है ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, दिस कुड नॉट बी सर्वाइव, इसको ये सरवाइव कर ही नहीं पाएगा, नेचुरल सिलेक्शन तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, दिस नॉट सर्वाइव। तो नेचर में इसीलिए ह्यूमंस में आपको जो है ये वाला जो है एलील कंडीशन आपको नहीं मिलेगा, नॉट गेट देम इन नेचर बिकॉज दिस काइंड ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू सर्वाइव, बर्थ होने के बाद ही इनका डेथ हो जाता है, आप ठीक है ना, सर्वाइव नहीं कर पाते। अब आते हैं नॉर्मल वाले में और सिकल से वाले में। देखो, अब मैंने कहा था कि ये मोस्टली प्रेवलेंट होता है मलेरिया अफेक्टेड एरिया में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन कैसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल सिलेक्शन कैसा होगा सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में आपका, ठीक है ना। देखो, जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसके लाइफ साइकिल के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे आने वाले चैप्टर ह्यूमन हेल्थ डिजीज में हम जो है इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो मलेरिया का पैरासाइट होता है बच्चों, वो डिवाइड करता है हमारे बॉडी के आरबीसी के अंदर, द पैरासाइट डिवाइड्स इनसाइड द आरबीसी। तो जिस एरिया में मलेरिया बहुत ज्यादा होगा, मलेरिया प्रेवलेंट एरिया होगा, उस जगह पर जिनका नॉर्मल आरबीसी है वो पर्सन सरवाइव नहीं कर पाएगा। कहां पर नहीं सरवाइव कर पाएगा, जहां पर मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, मलेरिया अफेक्टेड एरिया,
ठीक है ना। तो मलेरिया अफेक्टेड एरिया में जो है ये पर्सन सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके आरबीसी नॉर्मल है, इनके अंदर पैरासाइट बहुत ज्यादा सरवाइव करेगा और इसके सर्वाइवल के लिए वो जो है बीच में अड़चन बनेंगे। लेकिन जो मलेरिया प्रिवेलेंट एरिया होता है उन एरिया में, लेकिन ये जो सिकल सेल जिसका होता है ये सरवाइव कर जाता है आपका, क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट होता है इस सिकल सेल आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, जो सिकल सेल का आरबीसी होता है उसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट मल्टीप्लाई या फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये जो लोग होते हैं ये मलेरिया प्रिवेलेंट एरिया में सरवाइव कर जाते हैं। अब अगर कोई एक पर्सन अगर मलेरिया प्रिवेलेंट एरिया में या फिर कोई ऐसा ग्रुप जिनमें सिकल सेल एनीमिया है वो अगर एक मलेरिया प्रिवेलेंट एरिया में सरवाइव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आने वाले जनरेशन होंगे उनमें क्या होगा, दे विल ऑल हैविंग द सिकल सेल। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये लोग है मलेरिया प्रिवेलेंट एरिया में सरवाइव करते हैं और नेचर जो है इनको सिलेक्ट करता है। तो दिस HbA एंड HbS ये है सिकल सेल, नेचर सिलेक्ट देम इन मलेरिया प्रिवेलेंट एरिया। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा मलेरिया होता है आपका, ठीक है ना। तो मोस्टली प्रिवेलेंट इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में ज्यादातर जो लोग हैं वो सिकल सेल एनीमिया वाले ही लोग हैं, जिनमें थोड़ा बहुत हालांकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होता है, बट दे कैन सर्वाइव, वो नॉर्मली सर्वाइव करते हैं और उनको मलेरिया नहीं होता है। दिस पर्सन्स आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया और नेचर ने उनको वहां पर सिलेक्ट किया है, क्योंकि वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन ही ऐसा है कि नॉर्मल सेल वाला सरवाइव नहीं कर सकता, जिसका बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होता है वो सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन सिकल सेल जो है या फिर सिकल सेप वाले को जो है नेचर यहाँ पर सिलेक्ट करता है, क्योंकि उनके अंदर मलेरिया पैरासाइट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। और इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को बच्चों बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कहते हैं, बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। तो ये भी बार बार पूछा जाता है, ये जो सिकल सेल एनीमिया है जो नेचर इन पर्सन को सिलेक्ट करती है मलेरिया प्रिवेलेंट एरिया में, किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन हुआ, इट इज अ बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ना। क्योंकि देखो नॉर्मल वालों में क्या होता है, बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल वाले होते हैं नॉर्मल वालों में क्या होता है HbA एंड HbA, है ना। और अगर हम बात करें जो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है HbA एंड HbS सिकल सेल एनीमिया, और जो सरवाइव नहीं कर पाते HbS और HbS, ये तो सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं आप। तो ये जो HbS वाला जो जीन है ये नेचर में लॉस हो जाता, पूरी तरह से ये मिलता ही नहीं किसी इंडिविजुअल में। ठीक है ना। तो ये सिकल सेल वालों को जो है नेचर ने सिलेक्ट करके इस HbS को पॉपुलेशन में बरकरार रखा इस जीन को। ठीक है ना। इस जीन का कंप्लीट लॉस नहीं हुआ पॉपुलेशन से, इसीलिए इसको जो है बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है। एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर इन सपोर्ट ऑफ दिस एग्जांपल, इन सपोर्ट ऑफ दिस नेचुरल सिलेक्शन। ओके। तो ये जो आखिरी एग्जांपल है इसको लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। दिस इज द अनदर एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दिस द लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग मेथड या फिर एक्सपेरिमेंट। देखो लेडरबर्ग ने क्या किया, सिंपल सी बात है, ये लेडरबर्ग ने क्या किया, एक जो है आपका पेट्री डिश लिया और इन्होंने इसमें जो है अलग अलग बैक्टीरिया के कॉलोनीज को, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। ये एक बैक्टीरिया का कॉलोनी है, ये एक बैक्टीरिया का कॉलोनी है, दिस इज अनदर कॉलोनी ऑफ द बैक्टीरिया। सो दीज आर योर बैक्टीरियल कॉलोनी, और यहाँ पर मीडियम इन्होंने अगर यूज, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है और यहाँ पर जो इन्होंने मीडियम यूज किया है, द मीडियम यूज्ड इज अगर। अगर एक न्यूट्रिएंट मीडियम है जो बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और ये बैक्टीरिया अपने कॉलोनी को इंक्रीज करता है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसी का एक रेप्लिका बनाया सेम,
इन्होंने इन्हीं बैक्टीरियाज को जो है एक स्टम्प के थ्रू, ये मान लो स्पॉन्ज है एक, मान लीजिए, ठीक है ना। इस स्पॉन्ज को क्या किया, एक बार इस स्पॉन्ज का जो सरफेस है नीचे गोल सरफेस है, इस स्पॉन्ज को लाके एक बार यहाँ पे प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पर प्रेस किया जोर से, तो क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया के कॉलोनी थे इसमें चिपक गए। ओके, फिर इसने लाके इसको यहाँ पर जो है प्रेस किया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, मीडियम जो यूज किया था अगर, प्लस एक एंटीबायोटिक इन्होंने डाला था, पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक इन्होंने डाला। तो एंटीबायोटिक डालने के कारण क्या हुआ, सारे के सारे बैक्टीरिया के कॉलोनी ग्रो नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया का कॉलोनी था ये वाला, ये ग्रो नहीं कर पाया यहाँ पर, बस यही दो जो है ग्रो कर पाए। तो ये भी नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि नहीं आपका, देखो पहले कोई एंटीबायोटिक नहीं था, सारे के सारे जो बैक्टीरिया थे वो आराम से ग्रो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन लेडरबर्ग ने क्या किया, वो देखना चाहते थे कि अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर देते हैं, एनवायरमेंट में अगर कोई एंटीबायोटिक डाल देते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, तो अब वही सरवाइव कर पाएंगे जिनके अंदर पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन होगा, वही बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएंगे, दोज बैक्टीरिया व्हिच विल बी हैविंग अ रेजिस्टेंट जीन फॉर पेनिसिलिन। तो वही बैक्टीरिया के दो कॉलोनीज जो है आपके यहाँ पर सरवाइव किए, तो इनको किसने सिलेक्ट किया, यहाँ पर नेचर ने सिलेक्ट किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस एनवायरमेंटल कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीबायोटिक, ये दोनों ही जो है आपके क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए ये दो कॉलोनी, और ये सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है। अब आगे जो भी कॉलोनीज बनेंगी इन दोनों की ही बनेंगी आपके, तो नेचर हैज सिलेक्टेड देम बिकॉज़ ऑफ दिस बेनिफिशियल वेरिएशन इन देम, और बेनिफिशियल वेरिएशन क्या था इन बैक्टीरिया में, दे हैव एन रेजिस्टेंट जीन फॉर पेनिसिलिन। तो ये चार तरह के जो मैंने एग्जांपल्स बताए आपको इन द सपोर्ट ऑफ दिस नेचुरल सिलेक्शन। पहला वाला कौन सा डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। फिर हमने डिस्कस किया था डीडीटी रेजिस्टेंट इन मस्क्यूटो। फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पर जैसे कि दैट इज ऑन लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। और एक और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, दैट इज योर कौन सा डिस्कस किया था यहाँ पर, डीडीटी रेजिस्टेंट हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये सारे जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, और एक सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो ये चारों जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये सारे एग्जांपल्स को जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होगा, किताब में भी है। और अगर कोई डाउट आया हो बच्चों इस लेक्चर में, कमेंट में जो है आप लोग मुझसे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीबॉडी।